नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। बीपीएससी एईडीओ के लिए हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। तो इसमें बिहार स्पेशल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एडुटेरिया की जो बुक आई है वास्तुनिष्ठ, बिहार वाली, बिहार वास्तुनिष्ठ, तो उसी का हम लोग आज 13वां चैप्टर कवर करने वाले हैं। इससे पहले 12 सेट आपको कवर करवा दिए गए हैं। सवाल है कि 12 सेट अगर आपको देखना है तो क्या करना होगा। तो 12 सेट आपको अगर देखना है तो चैनल पर जाइए, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पर जाकर सारे वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप जिस भी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, फिर चाहे वो बीपीएससी सीएससी हो या फिर बीपीएससी एईडीओ हो, बिहार जुडिशियरी हो, सीजीएल 4 हो, है ना, या फिर इंटर लेवल का हो, 10+2 वाला हो, सभी के एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल का जो है वो पूछा जाता है। और जिस भी एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन तमाम परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपके लिए आज का सेशन। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। ये सब जो दिया गया है, इन सब पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल वगैरह पे आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल हमारा जो है उससे जुड़ सकते हैं, ताकि आपको समय समय पर पीडीएफ और अपडेट्स मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है। तो बिहार के जो है वो लौरिया नंदनगढ़, या फिर लौरिया अरेराज, या फिर रामपुरवा से, इन सभी जगहों से, एक लौरिया नंदनगढ़ भी नोट कर लीजिए, है ना, नंदनगढ़। तो इन सभी जगहों से जो है वो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इन सभी जगहों से जो मिला है, इसमें जो मुख्य जो पूछा जा रहा है आपसे कि अभिलेखों की लिपि क्या है, तो ये अभिलेखों की लिपि जो है वो ब्राह्मी है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये सभी जो लिपि है ये ब्राह्मी लिपि में लिखी तो गई है, लेकिन अगर आपसे भाषा के बारे में पूछा जाए तो ये जो है प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, अगर स्लो लिखूंगा तो आप ही का समय ज़्यादा जाएगा। तो बस बोल रहा हूँ, जो मेरी बात पे जो है वो ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जो है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा पढ़ा गया था, ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है वो अशोक के अभिलेख को पहली बार 1837 में पढ़ा गया था। ठीक है। लिपि पूछा जाएगा तब ब्राह्मी होगी, भाषा पूछा जाएगा तो प्राकृत भाषा होगी। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो ये पावापुरी में। भगवान महावीर आपको पता है कि जैन धर्म के 24वें और सबसे अंतिम तीर्थंकर थे, और पावापुरी में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि मोक्ष मिला था, है ना। और उपदेशों की भाषा जो है वो मुख्य रूप से इनकी भी प्राकृत थी। ठीक है, या अर्ध मागधी भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, अर्ध मागधी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य के द्वारा की गई थी। तो यह काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। और यह संगीति जो है वो 300 ईसा पूर्व में, और कहाँ पर, तो पाटलिपुत्र। ये वही पाटलिपुत्र है जिसकी स्थापना जो है वो उदयीन के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 300 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी क्या, प्रथम जैन संगीति, जिसके जो आचार्य जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो थे स्थूलभद्र। और इसी सभा में जो है वो जैन धर्म जो है 2 भाग में बट गया था। ठीक है, कौन कौन सा, तो श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, है ना। श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में यहाँ विभाजित हो गया था। और यहाँ पर जो है वो जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन भी किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन भी यहीं पर किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो ये जो है धनानंद था। ठीक है, धनानंद जो है वो नंद वंश का अंतिम शासक था। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, धनानंद को ही पराजित करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसे हराते हैं धनानंद को, और नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे। तो धनानंद इसके समकालीन थे, और उसकी विशाल सेना के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। ये कथन जो है, ये चीज़ आपने सुना होगा, धनानंद की काफ़ी विशाल सेना थी। चलिए
पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो पाटलिपुत्र को जो है मगध की स्थायी राजधानी के रूप में अगर पूछा जाएगा तो निम्नलिखित में से इसका सही जवाब हो जाएगा कालाशोक। और कालाशोक किस वंश से संबंधित थे? तो कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित थे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, शिशुनाग वंश से संबंधित थे। एक बार बीपीएससी के सीएससी एग्जाम में यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे कि उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर बसाया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उदयन के द्वारा जो है वो पाटलिपुत्र शहर बसाया गया था, लेकिन कालाशोक ने इसे जो है स्थायी रूप से राजधानी बनाया था, ठीक है। और कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति भी हुई थी, आपको याद होना चाहिए ये चीज़। पहला अजातशत्रु के समय में हुआ था। छठा क्वेश्चन है कि किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो ये देवपाल के शासनकाल में स्थापना की गई थी और पाल वंश के शासक थे ये। पाल वंश से संबंध है इनका, देवपाल का। देवपाल ने जो है जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर जो है वो 5 गांव दान में दिए थे, ठीक है। और देवपाल को जो है वो पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उसने अपनी राजधानी जो है वो मुंगेर स्थानांतरित की थी, ठीक है, मुंगेर स्थानांतरित की थी। बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था? तो बक्सर का युद्ध आपको पता है कि 1764 में हुआ था और इसके जस्ट अगले साल 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। और इलाहाबाद की संधि के तहत ही यह जो है, मतलब ये जो बात की जा रही है बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इसकी दीवानी जो अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी गई थी, ईआईसी को सौंप दी गई थी। और इसके बदले में जो है सो कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपये महीना नहीं वार्षिक, ठीक है, 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया था। पूछा गया किसके समय में? तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो है सौंपी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1857 इसका सही जवाब है। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? तो यहाँ पर जो है बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? तो पटना में भी लागू था, सारण में भी लागू था और शाहबाद में भी लागू था, ठीक है। मतलब विद्रोह जो है 1857 को हुआ था, तो उग्रता को देखते हुए सारण, पटना, शाहबाद, इसके अलावा तिरहुत, ठीक है, तिरहुत जैसे क्षेत्रों में ये मार्शल लॉ लगा दिया गया था और जुलाई 1857 में इसे लागू किया गया था, यानी मार्शल लॉ को। और बिहार में विद्रोह का मुख्य केंद्र जो है जगदीशपुर था, जिसका नेतृत्व जो है वो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए, पटना में बिहटा में, यहाँ पर देखिए कुंवर सिंह के द्वारा जगदीशपुर में किया गया था, लेकिन अगर पूछा जाए कि बिहार में पहले नेतृत्व किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो जवाब हो जाएगा पीर अली, ठीक है, पीर अली, क्योंकि ये पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे, पटना सिटी के रहने वाले थे, इनके द्वारा पहले शुरुआत की गई थी। इसके बाद जो है वीर कुंवर सिंह के द्वारा जगदीशपुर में शुरुआत की गई थी, ठीक है। पटना में बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था, तो कब किया था ये पूछा जा रहा है? 4 मार्च 1928 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 4 मार्च 1928 को। और 1929 जो आप सुनते हैं, 1929 में जो सोनपुर मेला लगता है, अभी भी लगता है सोनपुर मेला, ये बहुत पुराना पशु मेला है बिहार का। सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में की गई थी, ठीक है। और इनका नारा था कि कैसे लेबो डंडा के बल पर अपना हिस्सा किसान रे, ठीक है, इनका नारा था स्वामी सहजानंद सरस्वती का। चलिए, अगला क्वेश्चन है बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? कौन सा क्षेत्र है? तो शाहपुर, है ना, शाहपुर भोजपुर वाले क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। और बख्तियार खिलजी ने ही बिहार और बंगाल पर तुर्क शासन की नींव रखी थी। खिलजी कालीन सिक्के जो है बिहार में दिल्ली सल्तनत के प्रभाव को भी दर्शाता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो ये शाह शुजा के समय, ठीक है, शाह शुजा के समय पीटर मुंडी जो है ये बिहार की यात्रा करता है 1630 से 1632 के दौरान, है ना। और उस समय जो है तत्कालीन बिहार के जो व्यापारिक केंद्र और अकाल के बारे में हमें विवरण देखने को मिलता है। ये जो है शाहजहाँ के काल में मुगल स्थापत्य जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहाँ के काल में मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल जो है कहा जाता है, ठीक है।
12 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ, जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था। तो ये पूछा जा रहा है किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज, तो किस मुगल सम्राट का पुत्र था ये राजकुमार परवेज, जो कि पहला पहला मुगल राजकुमार मतलब बना था। कहाँ का, तो बिहार का सूबेदार बना था। तो ये जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, 1621 में जहांगीर जो है वो राजकुमार परवेज को बिहार के गवर्नर बनाकर भेजते हैं, और इसके बाद जो है राजकुमार को ही बिहार का सूबेदार नियुक्त करने की परंपरा जो है वो शुरू हो गई थी। और परवेज ने पटना में जो पत्थर की मस्जिद आप देखते हैं, पटना में जो पत्थर की मस्जिद है जहाँ पर बहुत जाम लग जाता है ना, मस्जिद, ठीक है, तो इसका जो है मस्जिद का निर्माण इसी ने करवाया था। ठीक है, परवेज ने ही। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के बाद, मतलब कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चौरनॉक ने हुगली शहर को लूट लिया था? तो ये शाइस्ता खां था। ठीक है, शाइस्ता खां ने अंग्रेज़ों पर जो है वो 3.5% कर यानी कि टैक्स जो है वो लगा दिया था, और जॉब चौरनॉक को कलकत्ता शहर का संस्थापक माना जाता है, ये जानते ही हैं। और इस घटना के बाद जो है मुगलों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष काफ़ी तेज हो गया था। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो पटना का जो प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था वो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। ठीक है, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। और ये याद रखिएगा कि 1790 के दशक में अंग्रेज़ों ने जो है प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, ये 1790 के दशक की बात की जा रही है, और चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी एक तरह से सौंपी गई थी। और ये जो है बिहार के प्रशासनिक विकेंद्रीकरण या मतलब प्रशासनिक केंद्रीकरण, ठीक है, केंद्रीकरण यानी कि प्रशासनिक रूप से इसे जो है बांधने की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ था। इसका आयोजन बिहार के गया में किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए इस क्वेश्चन में कितना अच्छा, मतलब कितना प्यारा क्वेश्चन ये सेट किया गया है। आपसे कई बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में जो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन और आंसर दोनों छुपा हुआ। पूछा क्या जा रहा है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। और गया अधिवेशन में कांग्रेस के भीतर जो है वो मतभेद उत्पन्न हो गया था। ठीक है, मतभेद उत्पन्न हुआ था, और इसी के बाद आप देखते हैं कि 1922 यहाँ लिखा ही हुआ है, 1922 में हुआ था। और इसी के एक साल बाद हम लोग देखते हैं यानी 1923 में, ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। और स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है और बिहार में होने वाला जो है यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। पहला जो है आप इससे 10 साल पहले चले जाइए, है ना, 1912 है, 1922 है, तो 10 साल पहले 1912 में कहाँ किया गया था? पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये 37वां है, तो पटना वाला जो है वो 27वां था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो बिहार से कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दूसरा अधिवेशन आपको पता होना चाहिए कि 1886 में हुआ था। कहाँ पर? तो कोलकाता में, है ना, कोलकाता में हुआ था, तत्कालीन कलकत्ता में हुआ था। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी जो है अध्यक्षता की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और बिहार से प्रमुख नेता, मतलब 31 नेताएं शामिल थे। उनमें से कुछ प्रमुख नेताओं का अगर नाम आप जानना चाहें तो शालिग्राम सिंह, ठीक है, गुरु प्रसाद सेन, इन सब ने इसमें भाग लिया था। और ये 1986 में दूसरा अधिवेशन था। और आपको पता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसी समय पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और पहले अधिवेशन में बिहार का आधिकारिक प्रतिनिधि कोई नहीं था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? अभी हम लोग ऊपर इसके बारे में पढ़ ही रहे थे। 1929 को की गई थी सोनपुर मेला में, है ना। और सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे, ये ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे। ठीक है, जो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी।
बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 16 दिसंबर 1916 को की गई थी। और पटना के बांकीपुर में किनके द्वारा? तो मजहरूल हक के द्वारा, मौलाना मजहरूल हक, इनकी अध्यक्षता में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और एनी बेसेंट जो है, जो मतलब होम रूल लीग से संबंधित जो है वो एनी बेसेंट का नाम आप सुनते होंगे। तो एनी बेसेंट जो है वो 1918 में बिहार की यात्रा जो है वो 2 बार करते हैं। यह आंदोलन जो है वो स्वशासन यानी कि सेल्फ रूल, ठीक है, यानी कि होम रूल यहाँ देख ही रहे हैं, तो सेल्फ रूल की मांग के लिए किया गया था, ठीक है, इसकी स्थापना। चंपारण में 3 कट्ठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती, ये बीपीएससी 66वीं में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3/20, आपको पता है कि 1 कट्ठा में मतलब 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, ठीक है। तो 1/3 यानी कि 1/3 भाग पर मतलब 3 कट्ठे में किया जाता था, मतलब 1 बीघा के 3 कट्ठे में, ठीक है। तो 1 बीघा 20 कट्ठा का होता है, तो 3/20 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और चंपारण जो इसी से संबंधित जो है वो चंपारण में सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी पहला सत्याग्रह करते हैं चंपारण में, और इसके लिए जो है 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इस समय राजकुमार शुक्ल जाते हैं और बिहार की दुर्दशा की तरफ यानी चंपारण आने का न्योता देते हैं गांधी जी को। और इसके बाद गांधी जी 1917 में आते हैं चंपारण, और वहीं से पहले सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं भारत में, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान, जो कि 1920 में चला था, 1920 से 22 के दौरान ये असहयोग आंदोलन चला था। उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है वो वकालत छोड़ दी गई थी, है ना। और इनके साथ जो अनुग्रह नारायण सिन्हा थे और ब्रज किशोर प्रसाद थे, ये लोग भी वकालत छोड़े थे, है ना। तो अगर पूछा जाए तो ये सब नाम भी याद रखिएगा, ब्रज किशोर प्रसाद, इसके अलावा अनुग्रह नारायण सिन्हा, AN सिन्हा, है ना, ये सब भी नाम आपको याद रखना है। और बिहार विद्यापीठ की स्थापना से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी समय जो है वो बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये पहली महिला के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी वैसे इसका सही जवाब है, क्योंकि 2 नाम है इसमें, है ना। तो एक तो सरस्वती देवी थी और एक साधना देवी। इन दोनों जो है ये प्रमुख महिला नेता थी जो गिरफ्तार हुई थी। और सरस्वती देवी को जो है वो हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। हजारीबाग में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। हजारीबाग में सरस्वती देवी जो है मतलब गिरफ्तार नहीं, मतलब हजारीबाग में ये नेतृत्व कर रही थी, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आपको पता है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। गांधी जी दांडी मार्च निकालते हैं, और सरस्वती देवी और श्री साधना देवी को जो है वो राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो सरस्वती देवी जो है वो हजारीबाग में नेतृत्व कर रही थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो इन्हें जो है बांकीपुर जेल भेजा गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू हुआ था, आपको पता है। और इस समय जो भी प्रमुख नेता थे भारत के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसी दौरान जो है राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर भेजा गया था, ठीक है। जैसे जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग भेजा गया था, उसी तरह जो है राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में सारे जो हमारे जो मेन लीडर थे उनको अलग अलग जेल में रखा जा रहा था, ठीक है, ताकि उन लोग में ये लोग इतने मतलब टैलेंटेड व्यक्ति थे, इतने क्रांतिकारी व्यक्ति थे कि जेल के अंदर भी अगर ये लोग एक साथ हैं तो वहाँ से भी ये लोग तूफान तहलका मचा सकते थे। इसलिए इनको जो है अंग्रेज़ों के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया था कि सबको जो है अलग अलग जेल में डालो, ठीक है। चलिए, अगला है क्वेश्चन की प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, इसके उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो बिहार का उपनवाब उस समय मीरन को बनाया गया था, ठीक है। और मीरन जो है ये और कोई नहीं, ये जो गद्दार मीर जाफ़र था जिसके कारण प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है, ये मीरन इसी का पुत्र था, ठीक है। ये जो मीरनवा था इसी का पुत्र था, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि वास्तविक प्रशासन जो है वो राजा राम नारायण के हाथों में थी, ये ध्यान रखिएगा, राजा राम नारायण, ठीक है। प्लासी की जीत होती है उस समय बिहार और बंगाल पर अंग्रेज़ों का प्रभाव एक तरह से हमें ठीक ठाक देखने को वहाँ से मिलने लगता है ना।
ईरानी यात्री जो थे मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो ये जो है जहांगीर के समय में बिहार आया था। ठीक है, मोहम्मद सादिक जो है इसने अपने यात्रा वृत्तांत में पटना की समृद्धि का वर्णन किया है। ठीक है, मोहम्मद सादिक ने, जो कि जहांगीर के समय में आया था। और सादिक की रचना जो है वो बिहार के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो ये दाऊद खां था। ठीक है, दाऊद खां कर्रानी इसका पूरा नाम है। चलिए, दाऊद खां कर्रानी ये जो है बिहार का अंतिम अफगान शासक था। और दाऊद खां कर्रानी को जो है वो मुगल सम्राट अकबर जो है वो हरा देते हैं। और 1576 में राजमहल की लड़ाई के बाद जो है बिहार पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, शेरशाह सूरी जो है वो बिहार का सबसे प्रसिद्ध अफगान शासक था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है? सबसे ज़्यादा पर है, तो इसका जवाब हो जाएगा 90%। आपको पता है कि बिहार एक मैदानी राज्य है जिसका निर्माण जो है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है 90% भागों पर जो है वो हमें जलोढ़ मिट्टी की बहुलता देखने को मिलती है ना। और उत्तरी बिहार में जो है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि खादर देखने को मिलती है ना। और दक्षिणी बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे आप बांगर कहते हैं, है ना, ये देखने को मिलती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो जो हम अभी बात कर रहे थे जलोढ़ मिट्टी की, है ना, तो जलोढ़ मिट्टी, तो इसमें जो है जलोढ़ मिट्टी को धान वन के मतलब उपयोग, धान वगैरह के उत्पादन के लिए काफ़ी, एक तरह से कहें, काफ़ी उपयुक्त माना जाता है ना। धान, गेहूँ, इन सब के लिए अत्यंत उपजाऊ माना जाता है। तो यहाँ पर जो है खादर, इसमें भी जो जलोढ़ मिट्टी है, इसमें भी जो नई वाली जलोढ़ मिट्टी होती है, ये धान के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है ना। खादर जो है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोला जाता है, अभी हमने ऊपर बताया ही था। और ये जो है प्राकृतिक रूप से काफ़ी उर्वर होती है, क्योंकि गंगा से जो अवसाद वगैरह लाती है, पहाड़ पत्थर वगैरह से टूटते हुए हर जगह से आता है, ये मिट्टी एकदम दमदार होता है, मतलब उस वही जमता है, मतलब अवसाद जो जम जाते हैं वही होती है खादर, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और यह मिट्टी जो है वो हर साल बाढ़ के द्वारा लाई जाती है ना। बिहार का उत्तरी मैदान भाग जो है वो धान उत्पादन के लिए इसी मिट्टी पर निर्भर करता है, खादर पर। किस नदी को नारायणी के उपनाम से जाना जाता है? तो ये गंडक को जाना जाता है। ठीक है, और इसे नेपाल में शालिग्रामी और मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है, इसलिए इसका नारायणी भी बोला जाता है। और यह नदी जो है वो वाल्मीकि नगर के पास बिहार में प्रवेश करती है। वाल्मीकि नगर कहाँ पर है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और गंडक नदी जो है वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी और बिहार के बीच सीमा भी बनाती है। आप हमें बताइए वाल्मीकि नगर कहाँ पर है। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये महानंदा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, है ना। और मेची नदी अगर पूछा जाए निकलता कहाँ से है, तो ध्यान रखिएगा नेपाल से निकलती है और किशनगंज के पास महानंदा में मिल जाती है। ठीक है, मेची नदी नेपाल से निकलती है और किशनगंज में जो है वो किशनगंज में किससे मिल जाती है? महानंदा से। ठीक है, महानंदा से मिल जाती है। कोसी मेची लिंक के बारे में आपने सुना होगा, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है वो इसी से संबंधित है ना। और यह जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में बहने वाली नदी है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो गया में स्थित है। ठीक है, और ये जो है गया जिले के साथ साथ झारखंड के कोडरमा ज़िले में भी फैला हुआ है, वहीं बगल में ही कोडरमा है, तो कोडरमा ज़िले में भी फैला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर चीतल, तेंदुआ, ये सब और विभिन्न प्रकार के पक्षी वगैरह पाए जाते हैं। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 8 करते हैं। झारखंड से पूछा जाएगा तो जवाब 8 होगा, नेपाल से पूछा जाएगा तो जवाब 7 होगा। वैसे हमारा जो 10 मिनट का शो आ रहा है हमारे चैनल पे, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कम समय में आपको बताया जा रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, 10 मिनट शो का आनंद लीजिए। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो, आप देख सकते हैं। चलिए, तो 8 जिले यहाँ पर उत्तर प्रदेश से पूछा जा रहा है। कौन कौन से ज़िले हैं? तो नाम नोट कीजिए। ये वेस्ट चंपारण है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण है, इसके अलावा गोपालगंज है, इसके अलावा सिवान है, सारण है, भोजपुर है, ठीक है, बक्सर है, कैमूर है ना,
कैमूर है और रोहतास है। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ कि पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। बिहार का एक मैप जो है आपके रूम में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। और अगर बिहार आप देखेंगे इस तरह से है तो इस साइड नेपाल है, इस साइड यूपी है, इस साइड वेस्ट बंगाल है और इस साइड झारखंड है, ठीक है। रोहतास ज़िला एक ऐसा ज़िला है जो कि यूपी से भी सीमा साझा करता है और झारखंड से भी। डिटेल में इसके बारे में 10 मिनट शो में हमने चर्चा किया है, बाउंड्रीज के बारे में, है ना, देख लीजिएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये वैशाली हाजीपुर में स्थित है, ठीक है, हाजीपुर में स्थित है। आपको हाजीपुर लिखा हुआ मिल जाएगा तो ध्यान रखिएगा, वैशाली ज़िले में ही है। और हाजीपुर जो है वो एक तरह से देखें कि इसकी स्थापना जो है, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना वो 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी और यह बिहार का एकमात्र रेलवे जोन मुख्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये बाण सागर परियोजना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यह सोन नदी पर निर्मित है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सोन नदी पर निर्मित है और इसका बांध जो है वो मध्य प्रदेश के शहडोल में है, मध्य प्रदेश के शहडोल में है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें जल का बंटवारा जो है वो 2:1 के अनुपात में हुआ है, यानी 2 जो दिख रहा है ये एमपी को, उसके बाद फिर एक एक क्रमशः जो है वो यूपी और बिहार को मिला है। और इससे बिहार के कौन से ज़िले ज़्यादा लाभान्वित होते हैं, सिंचाई का लाभ मिलता है? तो रोहतास और औरंगाबाद में इससे लाभ मिलता है, मतलब सिंचाई होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण हैं? तो खरीफ फसल के उदाहरण जो है वो धान भी है, बाजरा भी है, ज्वार भी है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। धान, ज्वार, बाजरा, इसके अलावा मक्का है, जूट है, ये सभी जो है खरीफ फसल के उदाहरण है। और खरीफ फसल जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है, ठीक है। इन्हें मुख्य रूप से जो है वो मानसूनी फसलें भी बोली जाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बरसात के समय में होती है मोटा मोटी, अगर मान लीजिए आप। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन का अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का पहला राज्य बिहार है दोस्तों, ठीक है। बिहार जो है वो जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह सब्सिडी प्रदान करता है। और वर्मी कंपोस्ट जो है वो केंचुओं की मदद से तैयार की जाती है, आपको पता ही है, गोबर पे केंचुआ वगैरह छोड़ दिया जाता है ना। गंगा किनारे के जो 13 ज़िले हैं उसे जैविक कॉरिडोर वहाँ पर विकसित किया जा रहा है बिहार के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। गंगा के किनारे के 13 ज़िलों में जो है वो जैविक कॉरिडोर जो है वो विकसित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस क्षेत्र में होता है? तो आप देखेंगे अगर तो इस साइड पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर, चलिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। आप देखेंगे तो जो वेस्ट चंपारण है यानी बेतिया, और फिर ईस्ट चंपारण है यानी कि मोतिहारी, है ना, और गोपालगंज, ये सब जो है गोपालगंज मुख्य उत्पादक राज्य है, मतलब मुख्य उत्पादक ज़िले हैं गन्ना के, ठीक है। बिहार के अधिकांश चीनी मिलें भी जो है वो इसी क्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा। और पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है, यानी वेस्ट चंपारण की अगर बात कर ली जाए। बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण ये सही है, गौतम बुद्ध गया सही है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर दिया गया है ना, तो ये गलत है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कैमूर में ना होकर नालंदा में है, नालंदा में है, ध्यान रखिएगा, तो ये गलत है। और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, ये सही है। तो इसका जो पूछा जा रहा था गलत जवाब, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ये नालंदा के राजगीर में है, राजगीर में है। ये सारे अभ्यारण्य वगैरह पे हम लोग 10 मिनट शो में अच्छे से चर्चा कर लेंगे, है ना। दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो इसमें से मगही पान को भी प्राप्त है, कतरनी चावल को भी और शाही लीची को भी, ठीक है। मगही पान, शाही लीची, कतरनी चावल, इसके अलावा जर्दालू आम, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। हाल ही में जो है वो मरचा चावल को भी मिला है। मरचा चावल गोलकी जैसा होता है और ये वेस्ट चंपारण का उत्पाद है, ठीक है। इसका चूड़ा जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है? 2011 के, तो ये कैमूर ज़िला है,
है ना, कैमूर ज़िला है और यहाँ पर 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। सर्वाधिक पूछा जाएगा तो शिवहर हो जाएगा और शिवहर में 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं लोग। कुल अगर बिहार का पूछा जाए, जो कि बिहार जो है ये जनसंख्या घनत्व के मामला में देश में नंबर 1 पर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी जनगणना से है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये 71.2% है। ठीक है, 71.2% है। और बिहार का कुल पूछा जाएगा तो 61.8% है। महिला का पूछा जाएगा तो 55.5% है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, महिला का 51.5% है और बिहार का कुल 61.8% है। साक्षरता के मामले में जो है बिहार में पूछा जाए कि सबसे ऊपर कौन है, तो रोहतास है। ठीक है, रोहतास की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है? आसान सा क्वेश्चन है। ये हो गया पूर्व पश्चिम, ये हो गया उत्तर दक्षिण। पूछा क्या जा रहा है? उत्तर से दक्षिण तो 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम पूछा जाएगा तो आपका जवाब हो जाएगा 483 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट अगर पूछा जाएगा तो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? विधानसभा के 2 सीट हमने बताया था आपको अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, कटोरिया और मनिहारी। ठीक है, कटोरिया किस लिए विधानसभा में बोला? ठीक है, चलिए तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, कटोरिया और मनिहारी, ए और बी दोनों इसका सही जवाब है ना। ये 10 मिनट शो में इस पर भी हमने चर्चा किया था कि 243 सीट है, जिसमें 38 जो है वो एससी के लिए है और 2 सीट जो है वो एसटी के लिए है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 सीट जो है वो एसटी के लिए है। यहाँ पर जो आपको इमामगंज ऑप्शन में दिख रहा है, इमामगंज, ये एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, चलिए 10 मिनट शो में इसके बारे में डिटेल में बताया गया। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये रामदयालु सिंह थे, श्री रामदयालु सिंह। वे स्वतंत्रता के पूर्व जो है 1937 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। 1937 में सीएम कौन थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ना, सीएम कौन थे? और एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा जो है वो स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष थे। ये 1937 में यानी स्वतंत्रता के पहले थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता के बाद पहले अध्यक्ष कौन थे बिहार के, तो ध्यान रखिएगा विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा थे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और बिहार जो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, किसी भी विधानसभा में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करते हैं? तो अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो 123, और गवर्नर के बारे में पूछा जाएगा तो 213। ठीक है, 213 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अध्यादेश जो है ये कब जारी किया जाता है? अध्यादेश जो है आपको दिख रहा है कब जारी किया जाता है? जब विधानमंडल का सत्र नहीं हो रहा होता है ना। जब विधानमंडल का सत्र नहीं होता और कोई कानून की उस समय तुरंत ज़रूरत होती है। हालांकि 6 सप्ताह के बाद जो है ये नियम है, 6 सप्ताह के बाद इसे आपको विधानमंडल से पारित करवाना ही होगा। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये विधानसभा के प्रति। ठीक है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और यह संसदीय लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत है, जिसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 164 में देखने को मिल जाएगा। और मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं और विधानसभा में विश्वास खोने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है ना। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा 5? आप इसे क्या समझ रहे हैं? तो हमने आपको बताया है प्रमंडल, है ना, एक। दूसरा क्या है? जिला प्रमंडल यानी कमिश्नरी। तीसरा अनुमंडल। चौथा प्रखंड, है ना, और 5वां पंचायत। यही 5 चीज़ की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य, ये सब पता ही होगा, प्रमंडल, जिला, ये सब तो बताया मैंने, है ना। वैसे जो भी आपके दिमाग में इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, बस एक बार आप 10 मिनट्स तो देख लीजिएगा, सारा आपका जो कन्फ्यूज़न है क्लियर हो जाएगा। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? तो सचिवालय का प्रधान जो है वो मुख्य सचिव होते हैं, है ना। चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं वही होते हैं और मुख्य सचिव जो है वो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ये मुख्य सचिव,
है ना। मतलब चीफ मिनिस्टर के बाद अगर किन्हीं का चलता है तो मुख्य सचिव का ही चलता है, और मुख्य सचिव जो है वो चीफ मिनिस्टर के मुख्य सलाहकार भी होते हैं, है ना। उन्हीं की मतलब सलाह पर जो है वो सीएम वगैरह निर्णय लेते हैं। हालांकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, बस सलाह ही दे सकते हैं। और जब आप आईएएस बनते हैं तो उसके बाद जो है ठीक ठाक समय आप घिसेंगे जब, तब जाकर वहाँ तक पहुँचेंगे, और वो भी बहुत कम समय में अगर नौकरी लगता है तब। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ये प्रावधान है, और 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम लाया गया था जिसमें 50% आरक्षण दिया गया था महिलाओं को, है ना। और ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य था पूरे देश में, ध्यान रखिएगा, जिसने 50% आरक्षण दिया है लोकल गवर्नमेंट में। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल इसकी नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं, जिसका जो अध्यक्ष होते हैं वो सीएम खुद होते हैं, मुख्यमंत्री। और सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम जो है 2005 के तहत इस पद का गठन किया गया है, और इसका कार्यकाल जो है वो या तो 3 वर्ष, ठीक है, या तो 3 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में जो भी पहले आ जाए। ठीक। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये महामाया प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर ए में जो नाम दिख रहा है। और ये कब बने थे महामाया प्रसाद, तो 1967 में मुख्यमंत्री बने थे, और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सीएम थे, लेकिन वो कांग्रेसी थे। और कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको नाम दिख रहा है कर्पूरी ठाकुर को ये जननायक बोला जाता है। ठीक है, जननायक कहा जाता है, और ये भी जो है वो बाद में बिहार के सीएम बनते हैं। तो 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। सेट कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर से एक बार आपको याद दिला रहा हूँ कि जो भी बिहार से संबंधित आपके मन में डाउट आ रहे हैं, छोटे छोटे डाउट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण वो डाउट आपके हो सकते हैं, तो आप एक बार 10 मिनट्स को विजिट कीजिए, है ना। हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है, बस 10 मिनट का शो है। आप 1.5x करके देखेंगे तो 5 से 6 मिनट में देख लेंगे। यकीन मानिए आपके लिए वो काफ़ी कारगर साबित होगा, है ना। आप खुद बोलेंगे कि मतलब ठीक ही बोल रहे थे, वो कारगर है। मतलब ऐसा कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस आपके लिए ही बोल रहे हैं। काफ़ी मेहनत से उसे बनाया जा रहा है, आप ज़रूर देखिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आराम से शांत दिमाग से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान विशेष रूप से रखिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बीमार नहीं पड़ना है, अभी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।